जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 14 अप्रैल 2023 और 14 अप्रैल 2023 को पटवारी का एग्ज़ाम नहीं हुआ क्योंकि आज की छुट्टी थी। अब देखें, जो आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, और जितने भी पेपर में आए हैं वो क्वेश्चन हैं, और कुछ जो एडवांस लेवल के पेपर में पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी हैं। तो कहीं ना कहीं अभी इतने दिन से मैं एनालिसिस करा रहे हैं आपको, तो कुछ क्वेश्चन रह भी जाते हैं, एक दो क्वेश्चन, तो उनको भी हमने इसमें रख दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़रूर देखें इन क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है यहाँ पर, एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6,000 रुपये में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। उसने उसे 7,020 यानी 70-20 में बेच दिया, तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। तो जो हमने वस्तु खरीदी वो कितने में खरीदी, 6,000 रुपये में खरीदी, और 500 रुपये उसने क्या किए, मरम्मत पर खर्च। तो ये सभी किस में जुड़ जाएंगे, कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएंगे। और बेच कितने में दी, यानी सेल प्राइस। तो बेच कितने में दी उसे, 7,020 रुपये में। यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 6500, यानी 6500 रुपये वस्तु हमें पड़ी, बेची कितने की है, 7,020 में, यानी कितने का प्रॉफिट आया। तो इसमें जो हमने बेची तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ, 65 और 5 70, यानी 520 रुपये का। इतना क्लियर। 520 रुपये का हमें फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन हम जो परसेंट निकालेंगे वो हमेशा किस पर निकालते हैं, चाहे लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर। तो हमें कितने का लाभ हुआ, 520 का। हमें जो वस्तु पड़ी है या क्रय मूल्य हमारा वो कितना है, 6500 रुपये। इतना क्लियर। इनटू कर देंगे हम 100। इसे कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे। 13 से कैंसिल करें, 13 पन्ना 65, 13 चौके 52 और 1 जीरो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8%। यानी हमें जो लाभ हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ, 8% का। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसका जो राइट आंसर है वो आएगा 8%। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड एक काम 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि एक्स अकेला उसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकता है और वाई अकेला उसी काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो जेड अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखें यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे एक्स वाई और जेड। सबसे पहले एक्स वाई और जेड जब काम करते हैं तो काम कितने दिन में होता है समाप्त, 18 दिन में। इतना क्लियर। और जब हमने देखा कि एक्स अकेला काम करता है, तो एक्स जब अकेला काम करता है तो कितने दिन में करता है, वो करता है 36 दिन में। यहाँ पर हम दिन को कैंसिल कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी सी कमी है। देखें, इसके बाद बाई अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है, बाई करता है 60 दिन में। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, सबसे बड़ा नंबर कितना है, 60। तो 60 में अभी तो भाग नहीं जा रहा, 120 कर दो, 120 में भी नहीं जा रहा किसी का भाग, 180 का दो, 36 18 यानी 180। 180 में 60 का ही भाग जाएगा, 36 का भी जाएगा और 18 का भी जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, तो एलसीएम आ जाएगा 180। यहाँ तक कोई दिक्कत, एलसीएम आ गया 180। ये 18 दिन में कहता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 180 में भाग देंगे, 18 धाम के 180। ये 36 दिन में करता है एक्स, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 36 पंचे 180 प्लस 5। बाई 60 दिन में कहता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 3 18 यानी 3 काम। अब हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया है कि जेड अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो देखें, बिल्कुल आसान सी बात है, जब तीनों मिलकर काम करते हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, तो कितना काम करते हैं, ये लोग करते हैं 10 काम। जिसमें से हमें पता है कि एक्स कितना काम करता है एक दिन में, 5 काम, और वाई कितना करता है, 3 काम। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना काम होता है, 8 काम। माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, जेड, और जेड 10 में से 8 गया 2, यानी जेड अकेला कितना काम करता है, 2 काम। सीधी सी बात, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा कर सकते थे कि तीनों मिलकर 10 काम करते हैं, तो जिसमें से एक्स और वाई 5 और 3 8 काम करे, 10 में से 8 जाएगा 2, ये स्टेप आपका बच जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जेड एक दिन में 2 काम करता है, तो 180 काम कितने दिन में करेगा, 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 इनाम 18 और 0, यानी कितना दिन आ जाएगा, 90 दिन। यानी कि जेड अकेला कितने दिन में करता है उस काम को, 90 दिन में करता है। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो आएगा 90। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताएं, बन जाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो परसेंट को लिख लो। परसेंट कौन कौन से दिए हमें? परसेंट दिया है 20%। 20% के लिए हम क्या लिखते हैं? 20% के लिए लिखते हैं मेरे भाई 1/5। फिर इसके बाद 25%। 25% को हम क्या लिखते हैं? 25% के लिए लिखते हैं हम 1/4। क्लियर? अब हमें क्या करना है यहाँ पर? ए बी और सी तीन की बात हो रही है, ए बी और सी। तो यहाँ पर हम देखेंगे बी सी से, तो वो तो बात की बात है, पहले ए को देख लो। बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है? 25% अधिक है। यानी अगर ए की 25% यानी 4 है तो बी की कितनी है? 5 है। यानी अगर ए की 4 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 5। इतना क्लियर? ए की आय से कितनी अधिक है? 25%। यानी कितनी अधिक है? 4 और एक अधिक यानी 5 है। इतना क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे कि सी की आय बी की आय से कितनी अधिक है? 20% अधिक है। यानी सी की आय जो है बी की आय से, तो सी की आय कितनी है? 5। 20% अधिक, तो 5 और 1 कितनी हो जाएगी? 6। सी की आय बी की आय से, यानी बी की आय से अगर बी की 5 है तो सी की कितनी होगी? तो सी की होगी मेरे भाई 6, क्योंकि 5 और 1 6। यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखें, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 लेंगे, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी। 4 पंचे 20, 5 25, 6 पंचे 30, 5 से कैंसिल कर दो, पंचों के 20, 5 25 और 5 छक्का 30। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया कि ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? किसकी? सी की आय। तो देखिए ए की आय से कितनी अधिक है? यहाँ पर हम देखेंगे तो कितनी अधिक आ रही है? 2 अधिक आ रही है भाई। 2 अधिक है, यानी 4 का 2 कितना परसेंट है? तो 50% है, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 25, 25 दूनी 50। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा? 50%। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखे से वो आप और शॉर्ट में कैसे कर सकते थे? तो आप शॉर्ट में सीधा सीधा ये भी कर सकते थे कि ए5 और ए5 काट देते, क्योंकि अनुपात में 4 5 6 केवल बचता, ए स्टेप आपका बचता। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 25,000 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर में ब्याज की दर 4% तथा 5% हो? तो देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है? मूलधन है मेरे भाई 25,000। ठीक है, मूलधन है 25,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है? या तो हम अनुपात बेस पे कर लें, रेशियो से कर लो, या फिर ट्री मेथड से कर लो। ठीक है, तो आपको जो भी बेहतर लगे आप कर सकते हो। तो 2 वर्ष की बात है, पहले 4% और 5%। हमें क्या बताना है? केवल कितने हो जाएंगे। तो 4% और 5%, तो 4% और ये हो जाएगा 5%। क्लियर? अब देखो, जो पहले वर्ष 4%, तो 25,000 का 1% कितना होगा? 250, 10% 2500, तो 4% हो जाएगा 1,000 रुपये। इतना क्लियर? पहले वर्ष। दूसरे वर्ष क्या होगा? दूसरे वर्ष लेना है 5%, तो 25 पंचे 125 यानी 1250 हो जाएगा दूसरे वर्ष। और जो पहले वर्ष का ब्याज उसका भी हम कितना लेंगे? 5%। 10% 100, 5% कितना आएगा इसका? तो 5% आ जाएगा 50। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो बताएं। ठीक है, अब देखें हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। 1200 50 और 50 कितना हो जाएगा? 1300 और 1000 कितना हो गया? 2300। इतना क्लियर? यानी जो हमें CI मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला, वो कितना मिला? 2300 रुपये। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें बताना है उत्तरोत्तर कितने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे का मतलब क्या बताना है हमें मेरे भाई? मिश्र धन बताना है। ठीक है, तो 25,000 हमारा क्या है? 25,000 रुपये तो हमारा मूलधन था, मूलधन धन ब्याज, तो आ जाता है मिश्र धन। तो ये गुणा 2300 जोड़ देंगे, 0 0 3 7 2, यानी 27,300 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तो बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 27,300। क्लियर? समझ में आया? किसी भी प्रकार की दिक्कत? देखें, इसे आप ट्री मेथड से करेंगे तो 4% का मतलब कितना होता है?
4% का मतलब होता है 1/20, तो 20 और 1 21 कर देना। 5% से करेंगे तो आ जाएगा, सॉरी 4% 1/25, तो 25 और 1 26, ये बन जाएगा 1/20, यानी 20 और 1 21 कर देना। ठीक है, इससे भी आप कर लेना, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 30% की बढ़ोतरी की जाती है, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि आयत जब एक वर्ग है तो वर्ग की लंबाई यानी इसका अपन जो क्षेत्रफल निकालते हैं क्या करते हैं, a² करते हैं, यानी 10 हमने ले ली लंबाई और 10 ही ले ली हमने चौड़ाई, और 10 और 10 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है कि लंबाई और चौड़ाई में तो कितने परसेंट की, 20% की। इसका 20% कितना होगा 10 का, तो 10 का 20% होगा 2, यानी कितना हो जाएगा 12। फिर चौड़ाई, चौड़ाई में कितने की वृद्धि होती है, 30% की। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दोनों समान है, किसी में से किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 30% की। तो इसका 30% कितना होगा, 10 का 30% 3, यानी 10 और 3 13। इनका आपस में गुणा कर देंगे, 12 और 13 का गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 बचा 2, 13 एकम 13 और 2 15, यानी कितना आ गया 156 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगर अपन तो सेंटीमीटर में लिया है तो। अब देखें यहाँ पर हम देखेंगे, पहले हमारा जो आ रहा था, पहले कितना आ रहा था, तो पहले आ रहा था 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, अब बढ़ रहा है 56। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने की वृद्धि आ रही है, 56 की। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जाता, हमसे पूछा जाता है परसेंट में। तो किस पर वृद्धि हो रही है, 100 पर, तो 100 इंटू कर देंगे 100, 100 से 100 कट जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 56%। इतना क्लियर, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बताएं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 56%। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2020 की फरवरी के महीने में एक व्यक्ति का दैनिक औसत व्यय 120 रुपये था। आरंभिक 15 दिनों का औसत व्यय 142 और अंतिम 15 दिनों का औसत व्यय 96 रुपये था। 15वीं फरवरी को उसका व्यय कितना था। तो एक बात बताओ मेरे भाई, सबसे पहले तो फरवरी में जो 2020 में, ठीक है, यानी कौन सा वर्ष है, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर। तो पहले तो इतना बता दो, फरवरी में दिन कितने होते हैं लीप वर्ष में और नॉन लीप ईयर में। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में होते हैं मेरे भाई 29 दिन। क्लियर, तो यहाँ पर जो फरवरी 2020 में रही होगी वो 2020 क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, अब वो कैलेंडर की बात है, अपन डिटेल में जाएंगे तो ये तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फरवरी में जो 29 दिन होते हैं, तो 29 दिन उसकी दैनिक आय कितनी है, तो उसकी दैनिक आय है औसत व्यय, अच्छा औसत खर्च है ना, हाँ ठीक है, व्यय यानी खर्च, तो कितना है 120 रुपये। तो पहले तो निकाल लो पूरी फरवरी में कितना खर्च हुआ होगा, तो 12 नम्मा 108 बचा कितना 10, 12 दूनी 24 तो 10 34, यानी कितने रुपए खर्च होते हैं 3480 रुपये खर्च होते हैं 120 के हिसाब से 29 दिन में। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि पहले 15 दिन, तो पहले 15 दिन, तो पहले 15 दिन का जो उसका औसत खर्च है वो कितना है, वो है 142। इतना क्लियर, 15 दूनी 30 बचा 3, 15 चौको 60 और 3 63 बचा 6, 15 एकम 15 और 6 21, यानी कितने रुपए खर्च होते हैं 2130 रुपये। अगली बात, तो उन्होंने बोला लास्ट या फिर अंतिम 15 दिन का औसत खर्च कितना है, अंतिम 15 दिन का औसत खर्च है 96 रुपये। 15 छक्के 90 बचा 9, 15 नम्मा 120। ठीक है, तो 15 नम्मा 120 और 9 129। यहाँ तक कोई दिक्कत, इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो पहले 15 दिन और अंतिम 15 दिन के जब हम जोड़ेंगे तो 0 9 3 12 बचा 1 और 1 2 और 2 4, तो कितने रुपए आ रहा खर्च 3420 रुपये। कुछ कम नहीं आ रहा, एक मिनट, तो देखें 12 नम्मा 108 बचा 10, 12 दूनी 24 और 10 34, ठीक है 3480। यहाँ पर
15 दूनी 30 बचा 3, 15 चौकी 60 और 3 63, 15 को 15 6 21, ठीक है। यहाँ पर 15 छक्का 90, ठीक है, यहाँ भी ठीक है। इसके बाद कितना बचा, 15 छक्का 90 बचा 9, 15 ही नम्मा, सॉरी एक मिनट यहाँ पर जो मिस्टेक हो रही है वो देखें। 15 ही नम्मा 135, 135 और 9 144, ठीक है, 144। इनको जोड़ दो। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 0 4 और 3 7, 4 और 1 5, 2 और 1 3, कितने रुपये आ रहा है, 3570 रुपये। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, 3480 से 3570, यानी जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, अंतर देखेंगे हम यहाँ पर। तो 20 जोड़ते तो कितना होता, 3500 हो जाता, 70 और, यानी कितने रुपये कमाता है वो, 15 फरवरी को उसका जो रुपया आ जाएगा वो कितना आएगा, 90 रुपये। यही हमारा आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, अपन जब वो वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं साप्ताहिक वाले, सप्ताह का टेम्परेचर वाले, उस टाइप से इसे करना होता है, क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में समझ में आया कोई दिक्कत, ठीक है। फास्ट तो नहीं हो रहा, अगर हो तो बता सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मैसेज करके बता देना सर इस नंबर में या ये वाले क्वेश्चन में, तो हम आपको दोबारा वो कल करा देंगे, क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 20 मीटर है, यदि उसकी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप कितने गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको हो सकता है दिख ना रहा हो, अब दिख रहा है, क्लियर। तो देखें, एक वर्ग की भुजा, यानी जो वर्ग है उसकी भुजा है, तो ये आप तो जानते हो बहुत अच्छे से कि वर्ग की भुजा को अपन क्या लेंगे, ए के रूप में लेंगे। ए यानी कितना है 20, और परिमाप के लिए अपन क्या कहते हैं 4 यानी 4 गुना, तो 20 चौके कितना हो जाएगा 80। अब क्या किया गया, अब हमने किया कि भाई जो भुजा है उसको कितना कर दिया, उसे कर दिया दुगना, यानी भुजा को कर दिया दुगना, यानी 2a, 20 दूनी 40। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप अब हो जाएगा 40 गुणित 4, तो ये हो जाएगा परिमाप 4 चौके 16, 160। तो उन्होंने पूछा है कि 2 गुना कर दिया जाए तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो परिमाप अभी कितना था 80 था, अब कितना हो गया 160, तो कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है सीधा सीधा, यानी कितने गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा, और यही हमारा आंसर आएगा, क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2 गुना, क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइट, अगला क्वेश्चन है, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड व सेकंड में मैदान को पूरे चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात बिंदु पर पुनः मिलेंगे। इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होता है, क्लियर। तो देखें यहाँ पर एलसीएम हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 30, 40, 50, 60, सोच लो जीरो नहीं है, ठीक है। तब आप एलसीएम कितना बताओगे, 3 4 5 6, ठीक है। 3 4 5 6 का सीधा सीधा आप क्या करोगे, फिर गुणा करोगे। गुणा कितना कर रहे हो, 6 पंजे 30, 30 चौकी 12, 120, 120 यानी 12 3 36, कितना आएगा 360। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 360 आ रहा है क्या। इन चारों नंबर्स का एलसीएम कितना आएगा 360। क्या आपके दिमाग में 180 तो नहीं चल रहा, क्योंकि इसका आधा भी कर लो, 180 में क्योंकि 40 का नहीं जाएगा भाई, 50 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। सॉरी 180 में 30 का चला जाएगा, 60 का चला जाएगा, 50 और 40 का नहीं जाएगा, इसलिए हम उसका दोगुना कर देंगे 360। एलसीएम अब आपको पता है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आपको करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, एलसीएम निकालोगे जब भी तो एक फिर आपके पास ये वाली विधि भी होती है, ठीक है। एक विधि कॉमन वाली भी होती है, आप दोनों से कर सकते हैं। अब देखें एलसीएम आया 360 और सेकंड की बात है, यानी हमने एलसीएम ले लिया 360 सेकंड, लेकिन जो आंसर में पूछा गया था वो मिनट में पूछा गया था। तो 360 सेकंड का मतलब कितना होता है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो हम 60 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाए, 6 6 36, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 मिनट। यही हमारा आंसर था, क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 6 मिनट।
इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 525 है, यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना है। एक संख्या है तो हमने आपको बताया था HCF इंटू LCM बराबर एक संख्या n1 और एक संख्या दूसरी n2 अपन ये लेते हैं। तो इसका HCF कितना है, HCF है 35, LCM है 525, क्लियर। तो HCF लिया हमने 35, LCM लिया 525, जिनमें से एक संख्या हमारी क्या है 175 है। तो एक संख्या ली हमने 175, हमें कौन सी संख्या बतानी है, तो हमें दूसरी संख्या बतानी है, क्लियर। अब देखें 35 गुणा में जाएगा बटे में, तो 35 चौके 35 का आप कह दो 35 चौके 140, 35 पंचे 175, ठीक है। तो 35 एकम 35, 35 पंचे 150, 5 से कैंसिल करो, 5 एकम 5 भागना 30 हो जाएगा 25, पचम 25, यानी जो दूसरी संख्या होगी मेरे भाई, दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 105। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 105। देखिए थोड़ा क्या है कि आज टेक्निकल इशू है, मैं इसलिए जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है कि कभी भी क्लास ऑफ हो सकती है डायरेक्ट, ठीक है। तो जब तक चल रही है तो जब तक जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए अपने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि उनमें एक संख्या 17 हो तो और उसे 31 से बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर लिखा आ रहा है 3 अप्रैल, ठीक, क्लियर। तो देखें यहाँ पर हमें क्या करना है, 7 संख्याओं का औसत, तो औसत से सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, योग 7 संख्याएँ 18 सत्ते 126, इतना क्लियर। एक संख्या 17 लेनी थी, आपने ले कितनी ली 31 ले ली, अंतर कितने का आ रहा, अंतर आ रहा है यहाँ पर 14 का, यानी आपने 14 ज़्यादा ले ली, क्लियर। 17 की जगह आपने क्या किया कि आपको लेनी तो थी 17, 18 सत्ते 126, क्लियर। लेकिन आपको एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा, यानी 17 हो और 31 में बदलना है। तो देखिए 17 से 31 कर रहे हैं आप, कितना हो रहा 14 बढ़ रहा, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको 14 औसत में योग में जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 126 और 14 140। संख्याएं अपनी कितनी है, उतनी है जितनी पहली थी, तो 7 संख्याओं का योग 140 है, इनका औसत निकालेंगे तो औसत क्या आ जाएगा। तो आपको पता है कुल आंकड़े या आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े, 7 से कैंसिल कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी जो इसका एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20, यानी नया औसत क्या होगा तो कितना आ जाएगा 20। इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई कितना आएगा 20। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी, इसे आप देख लेना, एक क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। चलो देखिए इसको देख लो, वो क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मैं पूर्णतः विश्वास नहीं बनेगा तो हम करा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें देखना है एक धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज 340 है, तो धनराशि क्या होगी। पहली बात तो ये बताओ दिया क्या है साधारण ब्याज, तो जो ब्याज की दर है 6% है, लेकिन हमें जो साधारण ब्याज दिया वो कितने महीनों का दिया 8 महीनों का। तो 8 बटे हम क्या करते थे 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी जो 8 महीनों में हमें ब्याज मिला होगा वो कितने % मिला होगा 4%। हमारे हिसाब से 4% मिला होगा, उनके हिसाब से कितना दिया है 340 रुपये। क्लियर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारा मूलधन रहा होगा तो 4% बराबर 340, और जो हमारा मूलधन रहा होगा वो तो रहा होगा 100%, तो हम 100% की हम क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। तो 340 बटे 4 इंटू कर देंगे 100, क्लियर। 4 से कैंसिल करो, कितना है 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, 25 शून्यम शून्य, 25 चौके 100, बचा 10, 25 तिया 75 और 10 85, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 8500 रुपये। क्लियर, समझ में आया, किसी भी प्रकार की दिक्कत कोई परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी का अनुपात 2:3, बी सी का अनुपात 4:5, सी डी का अनुपात 5:9, तो ए डी बराबर क्या होगा। तो हमने आपको पहले बताया था इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, जैसे ए बी
ठीक है, इंटू बी बटे सी इंटू सी बटे डी। तो इसमें क्या बचता है कि जो बी से बी है ना, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट देख लो, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बच तो फिर भी कितना रहा है, ए बटे डी। इसका मतलब ये होता है ए अनुपात डी। क्लियर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2/3 यानी ए बटे बी का मतलब 2/3, बी बटे सी का मतलब 4/5 और सी बटे डी का मतलब 5/9। अब हमें क्या करना है, इसको कैंसिल करेंगे, 5 से 5, ठीक है, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 तिया 27 यानी 8/27। तो यहाँ पर ए और डी का जो अनुपात बन रहा है वो कितना बनेगा, 8:27। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 8:27। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। 2/3, 4/5 और 5/9, 5 से 5 कैंसिल और कोई संख्या ऐसी कट नहीं आई थी, तो 8 अनुपात कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका आंसर आएगा 8:27। कोई दिक्कत परेशानी, देखें इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। अपन ने टाइम एंड वर्क कितने क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है, और ना बने तो फिर हम ही करा देंगे, ठीक है। और वैसे भी तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसमें आप तो कर लोगे, इतनी हमें उम्मीद है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ए और बी के पास 3:5 के अनुपात में क्या है, चॉकलेटें हैं। ए और बी के पास, तो अनुपात में कितनी है, 3:5 में। अब क्या हो रहा है कि यदि ए को बी से कितनी अधिक चॉकलेट मिली, ए को बी से कितनी अधिक, 8 चॉकलेट अधिक मिली, तो अनुपात कितना बन गया, पहले तो ये देख लो ए और बी का अनुपात कितना है, 3:5। ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलती हैं, तो 8 चॉकलेट अधिक मिलती हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है, 4:5। यानी यहाँ से पता चल गया कि 1 यूनिट 3 से 4 5, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, यानी 8, ठीक है। अगर उसे 8 में मिलती तो 5:5 बन जाता, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई कि 8 चॉकलेट मिलती हैं, तो 1 अनुपात बढ़ता है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 8 है। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो यह ज्ञात करें कि ए और बी के पास शुरू में कितनी चॉकलेट थी। तो इसके पास जब 8 है, 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 8 तिया 24, 8 पंचे 40, यानी कितनी कितनी चॉकलेट हैं, तो 24 और 40 चॉकलेटें थी शुरुआत में। इसका यही हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, कोई भी दिक्कत, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमसे खुल के पूछ सकते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलें। कल एक भाई की जो वीडियो डाली थी ना हमने, वो आप सभी लोग ज़रूर देखें, क्योंकि भाई ने उसमें बहुत कुछ बताया, ठीक है, और उन्होंने बताया भी है किस टाइप से आपको तैयारी करनी चाहिए, और उनका सिलेक्शन हो गया। वर्तमान में वो जो पोस्टिंग मिली है उनको, अभी तो वैसे वर्ग 3 में है वो, ठीक है, टीचर है, लेकिन पटवारी में भी उनके अच्छे नंबर आए हैं, 145। तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाए तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने उनसे पूछा था कि आप कौन सी जॉब करना चाहेंगे, तो कह रहे थे फ़िलहाल तो भी ठीक है जो भी है, जब मिलेगी तो देखा जाएगा, ठीक है। एक मिनट, देखिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, अशोक के पास 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 85 रुपये प्रति किलोग्राम ऐसे 2 प्रकार के गेहूँ हैं। यदि वे इनके मिश्रण को 84 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का मुनाफा कमाता है, तो मिश्रण इन प्रकारों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो अशोक है ना, अशोक को कितने का लाभ होता है, 20% का, तो यहाँ पे निकाल ले, दिख रहा ना, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का जो मतलब होता है मेरे भाई कितना होता है, 1/5। क्लियर। तो अशोक को कितने का लाभ होता है, 20%, यानी 5 और 1 6, यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 84 रुपये। क्लियर। तो 6 से भाग देंगे तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, तो 12 14 6 84, यानी कितने गुना है, 14 गुना। जैसे भी 14 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 70। यानी जो उसका मिश्रण होगा, क्रय मूल्य यहाँ पे देखा जाए
तो उसे 20% का मुनाफा हुआ। तो हमने देखा कि 20% का मुनाफा यानी 1/5, 5 और 1 6, यानी 6 यूनिट बराबर कितना है 84। तो 5 यूनिट बराबर कितना हुआ, तो ये कितने गुना है 6 एकम 6, 6 चौके 24, 14 गुना। तो इसे भी कितने गुना कर दिया 14 गुना, यानी कितना आ जाएगा 70। अब हमें ये देखना है, हमें देखना है कि कितने कितने गेहूँ हैं। तो 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले हैं और 85 रुपये प्रति किलोग्राम वाले हैं। यहाँ पर हम कितना रखेंगे 70 रुपये प्रति किलोग्राम। इनका अनुपात कितना बन रहा, तो यहाँ पे देखें कितने का अंतर है 15 का, यहाँ पर कितने का अंतर है 10 का। 5 दूनी 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 3:2। क्लियर, समझ में आया कोई दिक्कत? तो इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई कितना आएगा 3:2। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांव की जनसंख्या 10% दर से घटती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखें 10% के लिए आप जानते हैं क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, यानी 10% घटती है तो 10 से कितनी हो रही है 9 हो रही है। क्लियर। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, जनसंख्या वर्तमान में 4000, कितनी कम हो रही है 1 कम हो रही है, यानी 9 कितनी बच रही है 10। यहाँ पर भी कितनी बच रही 9/10। कितने वर्ष